हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एक्सेस पॉइंट। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं एग्जामिनेशन पर्पज से हमारे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट। दोस्तों, बता दें कि ये राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 12 to 35 में मेंशन है, जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। दोस्तों, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हमारे कंटेंट्स है व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवेरालिटी ये क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स और लास्ट में केस स्टडीज। और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Articles 12 to 35 of Indian Constitution deal with fundamental rights. These human rights are conferred upon the citizens of India, for the Constitution tell that these rights are inviolable. आर्टिकल्स 12 to 35 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यह मेंशन है कि ये सभी राइट्स इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करती है कि ये सभी राइट्स इंडियन सिटीजन्स को दिए जाए। मैन डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ इक्वली अमॉन्ग द पीपल। तो इस राइट्स को हटा क्यों दिया गया? तो दोस्तों, इसका कारण है कि ये सोशलिज्म के विरुद्ध था, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी इक्वली के भी विरुद्ध था। मतलब तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा राइट टू इक्वलिटी। तो दोस्तों, बता दें कि राइट टू इक्वलिटी हमारे आर्टिकल्स 14 to 18 में मेंशन है। तो राइट टू इक्वलिटी होता क्या है? तो राइट टू इक्वलिटी गारंटीज इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन irrespective of religion, gender, caste, race or place of birth. It ensures equal employment opportunities in government and ensures against discrimination by the state in matters of employment on the basis of caste, religion, etc. This right also includes the abolition of titles as well as untouchability. तो दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी क्या गारंटी करता है? इक्वल राइट्स टू एवरीवन। तो सभी को इक्वल राइट्स गारंटी करता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है सभी को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और द स्टेट मतलब राज्य किसी के लिए या किसी के विरुद्ध कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं ला सकता है। तो स्टेट किसी के विरुद्ध या किसी के समर्थन में कोई तो राज्य किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ये सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। तो ये राइट्स जो है अनटचेबिलिटी के विरुद्ध भी है, तो कोई भी अनटचेबिलिटी का शिकार नहीं होगा इस राइट्स के हिसाब से। तो हमारा दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम हमारा मेंशन है आर्टिकल 19 to 22 में। तो आइए दोस्तों, इसके डिटेल में देखते हैं। Freedom is one of the most important ideals cherished by any democratic society. The Indian society guarantees freedom to citizens. The freedom right includes many rights such as freedom rights के अंदर बहुत सारे freedom rights आते हैं। तो पहला है freedom of speech। freedom of speech है हमारे कंट्री में। दूसरा है freedom of expression। तीसरा है freedom of assembly without arms, freedom of association, freedom to practice any profession, और सिक्स्थ है हमारा फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो दोस्तों, ये हैं हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर आने वाले सभी राइट्स। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो राइट टू फ्रीडम में के बारे में कुछ और भी जानते हैं, जैसे सम ऑफ दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक मोरालिटी एंड डिसेंसी एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन कंट्री। दिस मीन्स दैट द स्टेट हैज द राइट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। तो राइट टू फ्रीडम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लागू होते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लागू होते हैं? तो स्टेट सिक्योरिटी और पब्लिक मोरालिटी के कारण ये कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लागू होते हैं, ताकि सभी के साथ इक्वलिटी का बर्ताव हो और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो।
तीसरा हमारा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारा मेंशन है आर्टिकल्स 23 और 24 में। तो ये राइट कहता क्या है? दिस राइट इम्प्लाइज द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगर एंड अदर forms of forced labor. It also implies the provision of child in factories, etc. The Constitution prohibits the employment of children under 14 years in hazardous conditions. तो ये राइट हमारा एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट राइट हमें देता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि ये चिल्ड्रेन एंड फुल राइट्स हैं क्या? तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है और सभी इंडियन सिटीजन्स को गारंटीड है। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर। ये सभी पे अप्लाई होते हैं विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर और कास्ट। सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। ये सभी राइट्स को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्फोर्समेंट किया जाता है इनका। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो वाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? इनको फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहा जाता है? तो इसका पहला कारण है दोस्तों कि दे आर इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीड देम। तो ये पहला कारण है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और सभी को फंडामेंटली इनको ये ऑफर किए गए हैं और सभी के पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इंडियन सिटीजन्स जो भी हैं। तो दे आर जस्टिफिएबल इन केस ऑफ वायलेशन अ पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट। ये तो जस्टिस में भी ये इनका मेंशन है। जस्टिस अगर किसी पर्सन को लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो वो सीधा कोर्ट में जा सकते हैं और अपना फाइल दर्ज करा सकते हैं। अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सभी राइट्स दोस्तों अलग अलग आर्टिकल्स में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों इनकी बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों बता दें कि पहले हमारे पास 6 नहीं 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें जो था राइट टू प्रॉपर्टी, पर अब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। तो हमारे पास अब 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर वाज वन मोर फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट टू प्रॉपर्टी। However, this right was removed from the list of fundamental rights by the 44th Constitutional Amendment 1978। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन इंडिया के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत इस राइट को हटा दिया गया है। अब इस राइट को फंडामेंटल राइट की जगह लीगल राइट के हमारा राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा मेंशन है 25 to 28 आर्टिकल्स में। These rights protect the rights of religious, cultural and linguistic minorities by facilitating them to preserve their heritage and culture. Educational rights are for ensuring education for everyone without any discrimination. तो these rights protect the rights of religious, cultural and linguistic minorities। तो ये rights हमारा क्या प्रोटेक्ट करता है? रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स। तो ये सभी को इक्वल कल्चरल राइट्स देता है, इक्वल रिलीजियस राइट्स देता है और साथ में इक्वल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए भी है। ये हमारा हेरिटेज और कल्चर को का इक्वल राइट्स देता है। तो हमारा 5वां राइट है दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारे आर्टिकल्स 29 to 30 में मेंशन है। तो ये राइट्स कहता है क्या है? तो दीज राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बाय फैसिलिटेटिंग देम टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज एंड कल्चर।
तो दोस्तों हमारा पांचवा फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल्स 29 to 30 में मेंशन है। तो दीज राइट्स प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बाय facilitating them to preserve their heritage and culture. Educational rights are for ensuring education for everyone without any discrimination. तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमें ये राइट देता है कि हम अपने रिलीजियस, कल्चरल और लिंग्विस्टिक कल्चर को बचा सकें और उसको प्रिजर्व कर सकें, और हमें एजुकेशनल राइट्स मिले हैं जो कि सबको एजुकेशनल राइट इक्वली मिलते हैं, सभी को एजुकेशन पाने का हक है। तो हमारा छठा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या कहता है? The Constitution guarantees remedies if citizens' fundamental rights are violated. The government cannot infringe upon or curb anything rights. When these rights are violated, the aggrieved party can approach the courts. Citizens can even go directly to the Supreme Court, which can issue writs for enforcing fundamental rights. कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है कि सभी को फंडामेंटल राइट्स मिले और उनका वायलेशन ना हो। द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्रिंज, गवर्नमेंट इसमें किसी के फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकता है, उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स सभी को इक्वली मिले हैं और स्टेट उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो जब भी इन सभी राइट्स का वायलेशन होता है तो कोई भी पर्सन कोर्ट जा सकता है, यहाँ तक कि कोई भी जाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दायर कर सकता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो दिस इज अ डॉक्ट्राइन दैट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स enshrined in the constitution. It is also known as doctrine of severability. It is mentioned in Article 13, according to which all laws that were enforced in India before the commencement of the constitution inconsistent with the provisions of fundamental right shall, to the extent of that inconsistency, be void. This implies that only the parts of the statute that is inconsistent shall be deemed void and not the whole statute. All these provisions which are inconsistent with fundamental rights shall be void. तो दोस्तों शॉर्ट में बोलूँ तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी ऐसा हमारे डॉक्ट्राइन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये आर्टिकल 13 में ये मेंशन है कि इस लॉ, जितने भी लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले इन्फोर्समेंट हुए थे, जिनका इन्फोर्समेंट हुआ था, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, उनको वाइड कर दिया जाए। मतलब उनको पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। पूरे राइट्स, पूरे जो आर्टिकल्स हैं वो तो नहीं उनको हटाया जा सकता है, या उनके पूरे लॉज को तो नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन जो भी फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हैं उनको वाइड कर दिया जाए। तो यही है दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो अगला टॉपिक हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। तो दिस डॉक्ट्राइन स्टेट्स दैट एनी लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इज नॉट null and void but is only non-enforceable, that is it is not dead but inactive. तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ एलिप्स क्या कहता है कि जो भी लॉज है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है वो तो डेड नहीं है बट इनएक्टिव है, मतलब उनको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया गया है लेकिन उनको लागू भी नहीं किया गया है। This implies that whenever that fundamental right which was violated by the law is struck down, the law becomes active again, is revived. Another point to note is that the doctrine of eclipse applies only to pre-constitutional laws that were enacted before the constitution came into force and not to post-constitutional laws. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एलिप्स दोनों ही ऐसे लॉज के लिए एप्लीकेबल हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले इनेक्ट किए गए थे, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। तो ऐसे ही लॉ के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एप्लीकेबल हैं। दिस मीन्स दैट एनी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच इज़ वायलेटिव of a fundamental right is void ab initio of no legal effect. ऐसे लॉज के लिए कोई लीगल इफेक्ट नहीं है जो भी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐसे जो भी लॉ हैं वो पूरी तरह उनका कोई एक्टिव नहीं हो सकते हैं कभी भी। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ लॉ विच इज
violates fundamental rights will not be declared null or void. It becomes only unenforceable, remains in moribund condition. Second point है the term eclipse in the doctrine means it is overshadowed by the fundamental rights and remains dormant but is dead. Such laws which infringes part 3 are not entirely wiped up from the stature book. It is only against the citizens that the law remains in a morbid condition. It is because part 3 of the constitution is provided only for the citizens, but they remain in operation as against non-citizens as they are not entitled to fundamental rights provided by Indian constitution. तो डॉक्ट्राइन ऑफ एलिप्स का मतलब ही है कि जो हमारा लॉज है वो फंडामेंटल राइट्स के सामने ओवर शैडोज हो गया है, बट वो पूरी तरह से डेड नहीं हुआ है, वो डॉर्मेंट स्टेट में है। जब भी इस लॉ में सुधार कर दिया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध नहीं होगा, तो इन लॉज को फिर से एक्टिव किया जा सकता है। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगला हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या क्या हैं? तो फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लीगल राइट इन द मैनर इन विच दे आर एनफोर्स्ड. If a legal right is violated, the aggrieved person cannot directly approach the HC bypassing Supreme Court bypassing the lower courts. He or she should first approach the lower courts. तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों लीगल राइट्स जब वायलेट होते हैं तो सबसे पहले पर्सन लोअर कोर्ट्स में जाता है, हाई कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है तो एक पर्सन जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है बाईपास करके लोअर कोर्ट्स को। तो दूसरा पॉइंट हमारा सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स व्हाइल द रेस्ट आर फॉर पर्सन सिटीजन्स एंड फॉरनर्स। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे ऑल सिटीजन्स के लिए हैं इंडिया के, और कुछ हैं सिटीजन्स ऐसे जो कि फॉरनर्स हैं। Fundamental rights are not absolute rights. They have reasonable restriction, which means they are subject to condition of state security, public morality, and decency and friendly relationship with foreign countries. तो फंडामेंटल राइट्स पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है अकॉर्डिंग टू पब्लिक मोरालिटी and friendship with foreign countries and state security. They are justiciable, implying they are enforceable by the courts. Person can approach the HC directly in case of violation of fundamental rights. तो ये कोर्ट्स के द्वारा इनका इन्फोर्समेंट होता है। कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। Fundamental rights can be amended by the parliament by a constitutional amendment, but only if the amendment does not alter the basic structure of the constitution. फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट है जो बहुमत से बैठक बैठा के वहाँ पे उनका अमेंडमेंट किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फंडामेंटल राइट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भाग का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। Fundamental rights can be suspended during a national emergency, but the rights guaranteed under Article 20 and 21 cannot be suspended. तो फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड भी हो सकता है, बट जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 20 और 21 में मेंशन है उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन एन एरिया विच हैज बीन प्लेस्ड अंडर मार्शल लॉ और मिलिट्री रूल। तो फंडामेंटल राइट्स का एप्लीकेबल होना ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जहाँ मार्शियल लॉ है और या मिलिट्री रूल है, वहाँ फंडामेंटल राइट्स को भंग किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कि इंडियन सिटीजन्स को सिर्फ अवेलेबल है। तो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 ये कहता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 19 इसकी फ्रीडम देता है। प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 इसकी राइट देता है हमें।
राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 ये हमें राइट देता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर लाइक द बैकबोन ऑफ द कंट्री, दे आर इसेंशियल फॉर सेफगार्डिंग द पीपल्स इंटरेस्ट। ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑल लॉज दैट आर वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट should be wide. Here there is an express provision for judicial review. The Supreme Court and the High Courts can declare any law unconstitutional on the grounds that it is violative of the fundamental rights. Article 13 talks about not just about laws but also ordinances, orders, regulation, notification, etc. तो आर्टिकल 13 कहता है कि अच्छा कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है उसको वाइड कर दिया जाए, और कोर्ट कोई भी अच्छा लॉ पाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है तो उसको फिर से अमेंडमेंट करने के लिए भेजा जा सकता है। तो यह है दोस्तों हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Amendability of fundamental rights. Any changes to the fundamental rights require a constitutional amendment that should be passed by both the houses of parliament. The amendment bill should be passed by a special majority of parliament. तो फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने के लिए हमारा चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए, जो कि दोनों ही हाउस पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास होना चाहिए, और ये बहुमत से पास होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 टू स्टेट्स दैट नो लॉज कैन बी मेड दैट टेक अवे फंडामेंटल राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है आर्टिकल 13 जिसमें है तो वो स्टेट करता है कि अच्छा कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन सके, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वापस ले सके। तो केस स्टडीज हैं दोस्तों जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लॉज के विरुद्ध या ऐसे लॉज के समर्थन में अलग अलग फैसले सुना है। तो केस स्टडीज है, इन द सज्जन सिंह केस ऑफ 1965 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द Parliament can amend any part of Constitution including fundamental rights. और सज्जन सिंह केस था 1965 का, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहला सुनाया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट इन 1967 द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स स्टैंड टेकन अर्लियर व्हेन इन द वर्डिक्ट ऑफ गोलकनाथ केस इट इज सेड दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। तो 1967 के गोलकनाथ केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट को छीना नहीं जा सकता है। इन 1973 अ लैंडमार्क जजमेंट इंश्योर्ड इन द केशव आनंद भारती केस व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल्दो नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट वाज बियॉन्ड द पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी एब्रोगेटेड इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये 1973 के केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही जिनको ज़्यादातर अमेंड नहीं किया जा सकता है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप इन केस स्टडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इन वीडियोज़ का लिंक दे दिया है, आप दूसरे चैनल पे उपलब्ध इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, इन केसेज के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करिए। दिस इज द बेसिस इन इंडियन लॉ in which the judiciary can strike down any amendment passed by parliament that is in conflict with the basic structure of the constitution. In 1981 the Supreme Court reiterated the basic structure doctrine. In 1973 a landmark judgment ensured in the Keshavanand Bharati case when the Supreme Court held that although no part of the constitution including fundamental rights beyond Parliament amending power, the basic structure of the constitution could not be abrogated by constitutional remedies. In 1981, the Supreme Court reiterated the basic structure doctrine. It also drew a line of demarcation as April 24th, 1973, that is the date of Keshavanand Bharati's judgment, and held that it should not be applied retrospectively to reopen the validity of any amendment to the constitution which took place prior to that date.
तो ये थे दोस्तों हमारे आज के केस स्टडीज। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन jobs, educational news and GK and current affairs, and keep learning with Learning Access Point. Thank you दोस्तों।